इजराइल में अक्का से लेके नहरिया तक पूरा इलाका हिजबुल्लाह ने आग के हवाले कर दिया। इतने रॉकेट दागे हैं, पूरी इजरायली सरकार हिल चुकी है। यह बहस चल रही है कि क्या होगा, हिजबुल्लाह से लड़ाई अब इनएविटेबल है, हमास से ज्यादा खतरनाक अब हिजबुल्लाह हो गया है, ये पूरी बात हो रही है। जबकि सच्चाई यह है कि हमास और हिजबुल्लाह एक है, और यहां तक कि यमन और इराक भी एक है। और किसी के भी खिलाफ लड़ाई होगी, जैसे हमास के खिलाफ अभी इजराइल लड़ा, तो हिजबुल्लाह यमन इराक भी लड़ा, इराकी जो रेजिस्टेंस है, और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई होगी तो उसमें हमास यमन और इराक भी लड़ेगा। और उसके साथ साथ एक और ताकत, सुपर पावर की एंट्री हो चुकी है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज खास दिन है, क्योंकि आज के दिन ये बात नोट की जानी चाहिए, यानी 12 जून 2024 को यह बात ऑफिशियली अमेरिका ने एक्सेप्ट कर ली है कि इजराइल को हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा, कानपुर से लखनऊ का डिस्टेंस इमेजिन करिए, उसके बीच का पूरा इलाका धू धू करके जल रहा है। यह हालत हिजबुल्लाह ने पैदा कर दी है। हिजबुल्लाह ने अभी तक देखिए 1650 इंटेलिजेंस पीसेस इजराइल के डिस्ट्रॉय हिजबुल्लाह कर चुका है। मेरोन एयर बेस पे मार हो रही है, बाकी जो आईडीएफ के एयर बेसिस हैं उन पे ऐसी मार हो रही है कि वहां जो सेटलर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग हेल्पलेसली देखते हैं, रोज आईडीएफ मार खा रहा है और जवाब नहीं दे पा रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि आज का जो बहुत ही प्रमुख सवाल है कि हिजबुल्लाह की जो रार है और इजराइल को जो मार पड़ रही है, ये क्या इजराइल का, ये जो इजराइल की कब्र खुदने की बात है, क्या वो लेबनान बॉर्डर पर खुदेगी? अब ये देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए मैं आपको आज की घटनाओं का पूरा ब्यौरा दूंगा। सबसे पहले देखिए हिजबुल्लाह की जो पूरी बात है कि 21 इजरायली सरकार के 21 क्रूज लगे हैं इस समय आग बुझाने के लिए, जो हिजबुल्लाह ने इजराइल में लगाई है। 21 क्रूज लगे हैं और करीब 8 एयरक्राफ्ट, 8 जो इजराइल के एयरक्राफ्ट जो कि ऊपर से सहायता दे रहे हैं, जो इजराइल के नीचे जो फायर फाइटर्स हैं वो इजराइल के जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 एयरक्राफ्ट लगे हैं। हिजबुल्लाह ने जो अपने कामिकाजी यूएवीज हैं, यानी जो सुसाइडल ड्रोन्स हैं, जो ड्रोन सीधे मार करते फिर वापस लौट के नहीं आते, उनके इस्तेमाल से करीब इजराइल को कम से कम 12 से 15 बार हिजबुल्लाह ने मारा है पिछले कुछ हफ्तों में। और कुल मिला के 325, ये और 325, ये तो एयर, ग्राउंड में 325 जो हिजबुल्लाह के सिपाही हैं, 325 बार वो ग्राउंड से अटैक कर चुके हैं। लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और देखिए हिजबुल्लाह की जो खास बात यह है कि उसने इजराइल का जो एडवांस सर्वेलेंस बलून है, जिससे इजराइल वॉच करता था, सर्वेलेंस करता था हिजबुल्लाह की, और साउथ लेबनान की जहां हिजबुल्लाह का वर्चस्व है, उसको मार गिरा है। और यह बात लगातार हो रही है। अब देखिए जो यहां पर सवाल आता है कि हिजबुल्लाह इस समय दुनिया का नंबर 1 नॉन स्टेट एक्टर है, मतलब एक ऐसी फोर्स जो सरकार नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ी आर्म्ड फोर्स है और जिसकी अपनी पैरेलल सत्ता चलती है। वो दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स हिजबुल्लाह इस समय है, सबसे सोफिस्टिकेटेड। मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस में भी और फिर बता रहा हूं कि जो अल्मास 4 जो उनकी मिसाइल है, वो इस तरह की मिसाइल है, लंबी दूरी तक मार कर सकती है, और उसके पास ये सोफिस्टिकेशन है कि वो कंक्रीट को पेनिट्रेट कर सकती है। बड़े से बड़ा जो भारी इक्विपमेंट्स इजराइल के हैं उसको वो पेनिट्रेट कर सकती है। उसके बाद जो फतेह मिसाइल्स हैं, और एक बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ है, हमने जो शुरू में आपको बताया, हिजबुल्लाह दरअसल जो सीरिया में लड़ाई चली थी, सीरिया में जो सिविल वॉर चली थी, अमेरिका ने कुछ सीरिया में ऐसे इंसर्जेंट और टेररिस्ट ग्रुप्स को बढ़ावा दिया था, जो उस समय की, जो अभी भी जो असद सरकार है सीरिया की, उसको टॉपल करना चाहते थे। और हिजबुल्लाह ने उस समय सीरिया के सरकार का साथ दिया था। रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह, सीरिया, ये सब एक हो गए थे, अभी भी एक है। और उस लड़ाई में जो हिजबुल्लाह को एक्सपीरियंस मिला था कि हिजबुल्लाह ग्राउंड से ऑफेंसिव करता था, और रशिया के एयर और जो मतलब क्योंकि रशिया एक एयर पावर भी बहुत बड़ा है,
और एयरफोर्स रशिया की बहुत बड़ी है। तो रशिया की जो जिसको ए टीम कहा जाता था, कि ये जो एयर से जो रशियन एयर एंड सिग्नल्स इंटेलिजेंस डोमिनेंस, जो रशिया की एयर और सिग्नल मतलब जो कम्युनिकेशन के लेवल पे जो एक होता है वॉर में, कि आपके सिग्नल्स का बड़ा रोल होता है, कि जो वायरलेस का यूज करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, वो जो रशिया के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसका कॉम्बिनेशन सीरिया वॉर में देखा। तो वही कॉम्बिनेशन अगर इसराइल ने हिजबुल्ला और लेबनान पे अटैक किया, हिजबुल्ला पे अटैक किया सीधे, अभी तो लड़ाई चली रही है रोज लगातार, आज भी इसराइल ने लेबनान पे बमबारी की, सिविलियंस मारे, उधर हिजबुल्ला ने, मैंने बताया, आग ही लगा दी पूरी। और ये आग देखिए चौथी आग है, चौथी आग है ये, जो मास मतलब जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को कवर करती है। इस तरीके की चीज इसराइल ने कभी नहीं देखी है, और इसलिए इसराइल अंदर से बहुत बुरी तरह हिला हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो ए टीम की बात हो रही है, कि जो रशिया का एयर और इंटेलिजेंस जो सिग्नल सिस्टम है वो एक तरफ, और नीचे से हिजबुल्ला, ये जो कॉम्बिनेशन है, और रशिया ने ये इंगित कर दिया है कि अगर इसराइल ने इस तरह का कोई दुस्साहस किया तो रशिया इंटरवीन कर सकता है। और अमेरिका का जो पूरा रिस्पॉन्स है वो बड़ा डिफेंसिव सा है। अमेरिका देखिए इस समय इलेक्शन के दौर से आप जानते हैं इलेक्शन के दौर से गुजर रहा है, और अमेरिका ने ये भी जो अभी सीज फायर प्लान वगैरह जो बाइडेन ने एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के थ्रू पास करवाया, ये सारी चीजें हुई, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें, और हमास ने उसको एक्सेप्ट किया, इसराइल ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो उसको उससे भी लेके एक अमेरिका में डेस्परेशन है कि इसराइल के साथ जो नूरा कुश्ती, वो नूरा कुश्ती है, जैसे आरएसएस और बीजेपी में नूरा कुश्ती चलती है, लेकिन उस नूरा कुश्ती के भी तो कुछ नियम होते हैं ना, कि नूरा कुश्ती में ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको जो रोल दिया गया है वो आप उससे आगे बढ़ जाइए। तो अमेरिका और इसराइल की नूरा कुश्ती में कम से कम अमेरिका ने जो इसराइल से उम्मीद की थी कि वो कुछ लाज रखेगा अमेरिका की, वो सारी चीजें भी नहीं हो पा रही। जैसे अभी आरएसएस और बीजेपी में नूरा कुश्ती चलती है, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी वायलेट हो गई, जिसमें जेपी नड्डा ने कह दिया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, बहुत इस तरह की चीजें, उसको लेके मोहन भागवत का स्टेटमेंट भी आ गया, उसको लेके जो आरएसएस का माउथ पीस है उसमें पहली बार बीजेपी के खिलाफ एक आर्टिकल भी आ गया इस चुनाव के रिजल्ट को लेके। तो देखिए ये सारी चीजें नूरा कुश्ती का ही हिस्सा है, और नूरा कुश्ती में कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जब जो दो पक्ष आपस में मिले हुए हैं, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि कुश्ती दंगल कर रहे हैं, अंदर से मिले हैं, इन दोनों में कहीं एक कोई समन्वय की समस्या आ जाती है। और ये समन्वय की समस्या हमको इजराइल और अमेरिका में दिख रही है, दोनों एलाइज हैं लेकिन समन्वय नहीं है, ये बात साफ ये उभर के सामने आ रही है। आरएसएस और बीजेपी भी एलाइज हैं लेकिन समन्वय नहीं हो पा रहा है, ये समन्वय टूट जाता है। ये देखिए इतिहास का इंसाफ होता है कि जब वो दो दोस्तों के बीच ऐसी दरार पैदा करता है, जब वो जो दो दोस्त हैं और जो एक गलत काम के लिए एक साथ हुए हैं, तो वो आपस में जो उनका कंफ्यूजन बढ़ा देता है ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे, ये इतिहास का इंसाफ, या आप उसको भगवान का इंसाफ के लिए या अल्लाह का इंसाफ के लीजिए। तो ये जो एक चीज होती है जिसकी वजह से फिर जो ऑपोजिट पार्टी होती है उसको जीतने का मौका मिल जाता है। तो देखिए अभी भी यहां पर जो पूरी स्थिति है कि इजराइल और अमेरिका में एक अपनी तरह की एक जो दो दोस्तों के बीच जो कि बहुत ही एक हाई स्टेक्स की लड़ाई में साथ हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ देखिए कहीं ना कहीं उनको हो जाना पड़ रहा है, इतिहास के इंसाफ की जो मैंने बात की। तो अब ये हिजबुल्ला ने देखिए 170 रॉकेट और आर्टिलरी शेल केवल आज मारे, और 80 सेपरेट लोकेशंस में, 80 सेपरेट लोकेशंस में मारे। इसके पहले इसराइल ने साउथ लेबनान में जवैया एक जगह है वहां पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें लेबनीज सिविलियंस मारे गए। उसके बदले में अब देखिए पहले भी ऐसा होता था, लेकिन इतनी ज्यादा हिजबुल्लाह मार नहीं करता था। अब की बार ऐसा हो रहा है कि उनके अगर 4 सिविलियन मारे जा रहे हैं तो 170 रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। अब आप देखिए इस तरह के कोई मुझे बता दे कि कहां पर ऐसी कोई मिसाल जिसमें ऐसा जवाब हिजबुल्लाह ने दिया है, कोई मुझे बता दे। लोग कहते हैं कि आप जो है वो इस लड़ाई में रेजिस्टेंस को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल जो एक एक चीज है, जो एक एक चीज आती है उसको, और जो इसराइल कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है कभी, नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए कि भाई ऐसा नहीं हुआ।
ये देखिए क्योंकि सच्चाई है ये। अब देखिए एक दूसरी बात जो आई है कि जो मैंने आपको बताया था कि तबरिया से अक्का जो करीब लखनऊ से कानपुर तक का डिस्टेंस है, उसमें आग लगी। दूसरी जगह जो सफद है, सफद में इसके पहले भी आग लगी थी, फिर से आग लगी। आज दोबारा हिजबुल्लाह ने मारा और आग लग गई उसमें। अब देखिए ये पूरी समग्रता में इसको देखिए, तो आप बताइए कि रेजिस्टेंस का पलड़ा भारी है कि नहीं। पूरे ओवरऑल रेजिस्टेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सबको लेके चल रहा हूं, हिजबुल्लाह, हमास, यमन, इराक, और उसका पलड़ा अगर भारी नहीं है तो ये सब चर्चाएं क्यों हो रही हैं। पूरे विश्व में इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह से एक बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा है। और 206 की बात हो रही है जब इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया था, और उसमें भी इजराइल को विड्रॉ करना पड़ा था। वो ड्रॉ ही माना, मतलब वो पूरा जो कॉन्टेस्ट था उसमें इजराइल अपनी जीत उस समय बताई थी इजराइल ने, लेकिन आज इजराइल भी मानता है कि वो जो मुकाबला 2006 का था वो ड्रॉ था। एट बेस्ट इट वाज अ ड्रॉ। वो जीत इजराइल की वन साइडेड नहीं हुई थी। तो अभी देखिए अब जो है वो पूरी तरह से बैलेंस टिल्ट कर गया। अब बैलेंस हिजबुल्लाह की तरफ मूव कर गया। अब देखिए जो हम पैलेस्टाइन पे आते हैं, वेस्ट बैंक और गाजा में क्या हुआ। यहां देखिए तो सबसे पहले करीब राफा में 120 कैलिबर के मोटर शेल से हमास ने आईडीएफ पोजीशंस पे हमला किया राफा में। उसके बाद जो नहाल ओज जो मिलिट्री साइट है उसमें 60 कैलिबर रॉकेट से रेजिस्टेंस ने स्ट्राइक किया। उसके बाद अल जैतून जो नेबरहुड है गाजा सिटी में, वहां पर रेजिस्टेंस ने मोटर शेल्स मारे। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में बेथलेहम में एक बेत फज्जर टाउन है। बेत फज्जर टाउन में पहली बार पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और इजरायली फोर्स में आमने सामने की लड़ाई हो गई। और फिर उसी के पैरेलल बलाता कैंप में जो लगातार एक संघर्ष का केंद्र बना हुआ है नाब्लस के ईस्ट में, वहां पर भी एक हमला, एक लड़ाई हुई, बड़ी लड़ाई अभी भी चल रही है। और जिसमें वेस्ट बैंक में जो कुछ ही बार बहुत कम ऐसा हुआ है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपनी एयर क्राफ्ट को यूज किया है, एयर से बॉम्बिंग की है। अभी तक बॉम्बिंग नहीं की, लेकिन इजराइल के जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है। कहां पर? नाब्लस में, वेस्ट बैंक में। उसके बाद देखिए नेत्जरी मैक्सिस में लगातार जो रेजिस्टेंस मार कर रहा है, 107 मिलीमीटर रॉकेट से मार की। फिर देखिए एक जो यमन ने एक कंपनी है एमरी जो कि ट्रैक करती है, जैसे यूके एमटीओ है वैसे एमरी है। एमरी ने मतलब जो रेड सी में जो इवेंट्स है उसको ट्रैक करती, तो उसने ये खबर दी है कि एक शिप जो है वो यमन के जो हुदैदहा जो पोर्ट है उसके 67 माइल साउथ वेस्ट में एक शिप इजराइल से जो जुड़ी हुई उस पर मार हुई है। यानी यमन ने फिर एक और हमला किया है। इसकी डिटेल्स अभी देखिए सामने आने बाकी हैं। फिर देखिए कुछ जगह जो लगातार जो इजरायली हमले हुए हैं उसमें अल मगरिबा गेट जो अल-अक्सा मस्जिद के पास है, उसमें करीब 590 सेटलर्स, उन लोगों ने मस्जिद को घेरने की, स्टॉर्म करने की, उसके अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो घुस नहीं पाए। उसमें जो पैलेस्टीनियंस थे, आम जनता, रेजिस्टेंस नहीं आम जनता, उसने लड़ाई लड़ी और उनको पीछे किया। उसमें कई फिलिस्तीनी घायल हुए हैं, करीब 11 से 12 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। उसके बाद देखिए कफ्रदान में जेनिन वेस्ट बैंक में एक बड़ी लड़ाई हुई रेजिस्टेंस और आईडीएफ में, जिसमें 6 पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो लड़ाके हैं शहीद हो गए। शहीदों को नमन। लेकिन उन्होंने बदला भी लिया और आईडीएफ के 12 लोग कम से कम घायल हैं, और 12 में से यहाँ भी 6 संयोग देखिए कि 6 लोग यहाँ मारे गए, और इजराइल में भी जो आईडीएफ के करीब 6 सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हैं। उसके बाद देखिए जो एक आईडीएफ ने जो लेबनान में स्ट्राइक की थी उसमें 5 लोग मारे गए, जिसके बदले हिजबुल्लाह में मैंने बताया था कि एक दिन में मतलब सैकड़ों जो रॉकेट्स हिजबुल्लाह ने मारे। तो उसमें एक छोटी बच्ची भी थी। 5 लोग जवैया जो सदर्न लेबनान में जो इजराइल ने एयर स्ट्राइक की उसमें मारे गए।
लेबनान के। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने एक और बड़ी लिस्ट, क्योंकि देखिए जो पूरा जो सैकड़ों हमले हुए उसका जो थोड़ा सा आपको हम एक एहसास दे दें कि मिसगाव एम में, उसके बाद यहाँ पर ये हाँ मिसगाव एम में, मेतुला में, रमता में, कफर ब्लूम में, उसके बाद नितुआ में, फिर बेका रीजन में, बेराम फॉरेस्ट में, गेशर हाजिफ जगह पर जो आईडीएफ की है, लगातार जो है ये हमले होते रहे। अब इधर क्या हुआ कि गाजा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें ये बात देखिए कि अल राशिद जो कोस्टल स्ट्रीट है जो राफा के पास है, वहां पर पूरा मतलब आप सोचिए कि इजरायली जो फोर्स है उसने एक मास एग्जीक्यूशंस किए। इसकी वीडियो सामने है कि देखते ही उन्होंने सिविलियंस को, जो सिविलियंस अपने घर की तरफ आ रहे थे, इजराइल ने भी कहा इस चीज को कि राफा में तुम यहां से वहां जा सकते हो, उसके वहां से वहां भी जो लोग जा रहे हैं, जो 2 पॉइंट्स इजराइल ने फिक्स किए, वहां पर फिलिस्तीनी नागरिक जा रहे थे, उनको पूरा मतलब इस तरह से मारा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। उनका सीधे फील्ड एग्जीक्यूशन किया है, बिल्कुल कैमरे में कैप्चर हुआ है कि गोली मारी, और उसके बाद उनका शरीर वहीं छोड़ दिया और उनके शरीर पे कुत्ते छोड़ दिया। आप सोचिए इस तरीके की जो, अच्छा इससे कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इजराइल का पूरा नहीं हो रहा है, इससे कहीं से भी कोई किसी होस्टेज को कोई छुड़ा रहा है इजराइल, या कोई हमास पे अटैक कर रहा है, नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स है। इसका मतलब है कि इजरायली फौज का एक बड़ा हिस्सा पागल हो चुका है। पागल कुत्तों को तो गोली मारी जाती है कि ये खुद कुत्ते छोड़ रहे हैं, लेकिन जो इजरायली फौज के जो सिपाही हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी मानसिक बीमारी आ गई है, और उनको जो है जो इजराइल ने सिखाया कि सिविलियंस को एग्जीक्यूट करो, पैलेस्टीनियन सिविलियंस को, अब वो खुद बिना ऑर्डर के भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये बात देखिए सामने आ गई। और ये जब शुरू होता है, जैसे जर्मनी की जो फोर्स थी अपने आखिरी दिनों में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार रही थी, तो उसने भी इसी तरह से बिहेव करना शुरू किया था और उसकी बहुत बुरी हार हुई थी। नेपोलियन भी जब 1812 में उसने रशिया पे इन्वेजन किया था, तो नेपोलियन की भी यही हालत हुई थी। नेपोलियन की जो फ्रेंच आर्मी थी, उसने जब ऐसे ही रशियन नागरिकों पे गोली चलानी शुरू की, उसके बाद उसका पतन हो गया। तो देखिए बिल्कुल साफ है कि इजरायली जो अपनी जो फोर्सेस हैं, वो अब देखिए इसमें अल जजीरा ने ये वीडियो जारी किया कि पूरा कैसे फिलिस्तीनी सिविलियंस को रोक के पूरा वो मार रहे हैं, इजरायली सोल्जर्स मार रहे हैं। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह पे फिर से बात आती है कि वही अल्मस 4 जो मैंने मिसाइल की बात की थी, कि अल्मस 4 क्या है। अल्मस 4 देखिए ये रशियन सिस्टम है जो ईरान में मॉडिफाई किया गया, और उसमें देखिए हिजबुल्लाह के पोजेशन में ये जनवरी 2024 को पहली बार आया। और इसमें खास बात क्या है कि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिजाइन यूज करती है, लेजर गाइडेंस है वो नहीं यूज करती। गाइडेड मिसाइल्स हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिजाइन हैं, ये क्या है, देखिए लेजर में क्या होता है, लेजर आपको पहले से फिक्स करना होता है। जब आप लॉन्च करते हैं कि जो मिसाइल लेजर गाइडेड मिसाइल होती है, वो पहले से आपको फिक्स करना होता है टारगेट। इसमें जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल है, ये अपना टारगेट खुद ढूंढती है। और इस तरह की जो एडवांस सिस्टम्स हैं जो रशिया के पास थे, ईरान के पास जो आके मॉडिफाई हुए, वो हिजबुल्लाह के पास है। और हिजबुल्लाह ने अल्मास 4 मिसाइल, कल भी मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था, और आज कई जगह अल्मास 4 को उन्होंने यूज किया था। और देखिए अल्मास 4 में पूरा जो इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसका कहना है कि ये हमने पहले कभी नहीं देखा हिजबुल्लाह के पोजीशन में। इसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत हाई होती है, और ये बहुत तरीके से अपना टारगेट ढूंढता है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनोवेशन हिजबुल्लाह ने किया, देखिए रशिया से मिसाइल चली, ईरान ने आई, ईरान ने मॉडिफाई किया, ईरान ने हिजबुल्लाह को दिया, हिजबुल्लाह ने फिर मॉडिफाई किया। तो इजरायली इंटेलिजेंस कह रही है कि इसके जो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन हिजबुल्लाह ने किए हैं, इनको देख के हम कह सकते हैं कि इसमें बड़े आकार के बम भी इन सिस्टम्स में, अल्मास 4 सिस्टम में लगाए जा सकते हैं, और ये इनकी जो मारक क्षमता है और लंबी भी हो सकती है। ये सारी बातें इजराइल ने खुद स्वीकारी। उसके बाद देखिए पूरी बात जो यहाँ पर आ जाती है कि आज जो वेस्ट बैंक में, जो जेनिन में, जो जिस तरीके से छह फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स शहीद हुए, उसके बाद मैंने बताया 12
जो आईडीएफ के सोल्जर्स घायल हुए उसमें से 6 गंभीर स्थिति में हैं, 2 की मृत्यु की खबर आ गई है। उसके बाद जेनिन में एक और लड़ाई छिड़ी है जो आईडीएफ के कुछ रियर गार्ड था उसके ऊपर लगातार बमबारी फिलिस्तीन रेजिस्टेंस कर रहा है, और वो जो इजराइल की जो एक रियर फोर्स थी वो चारों तरफ से घिर चुकी है। उसके बाद देखिए एक बड़ी खबर गाजा से भी आ रही है कि करीब 20 फिलिस्तीनी सिविलियंस इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक्स में मारे हैं, और वहाँ पर वही स्थिति है कि हॉस्पिटल्स की कमी है, मेडिकल इक्विपमेंट लगभग ना के बराबर है, और एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी पूरी बनी हुई है। 20 सिविलियन जो नागरिक हैं फिलिस्तीन के वो आज गाजा में मारे गए हैं। उसके बाद जो जबलिया में फिर से एक बड़ा हमला, जब 20 सिविलियन मारे गए तो एक बड़ा हमला फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जबलिया में किया, और उस हमले में इजराइल का जो पूरा सर्विलेंस सिस्टम नया, क्योंकि जबलिया से इजरायली फौज विड्रॉ कर चुकी है, लेकिन अपने कुछ टेक्नोलॉजी जो उनके जो सर्विलेंस सिस्टम्स हैं वो वहाँ पर अभी हाल ही में 2 दिन पहले लगे थे। उन सर्विलेंस सिस्टम्स को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने बुरी तरह से डिमोलिश कर दिया। उसके बाद देखिए जो खबर आती है, जो आखिरी खबर है आज की, कि अमेरिका जो सीज फायर पूरा प्रपोजल है अमेरिका का, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी अमेरिका ने बनाया, और इसको लेके इजराइल ने उसको अभी तक माना नहीं है, हमास ने मान लिया, लेकिन हमास ने उसमें अमेंडमेंट्स किए, अपने अमेंडमेंट्स किए, और फिर वही शर्त उन्होंने दोहराई कि हमें एक कमिटमेंट चाहिए अमेरिका की तरफ से और जो मीडिएटर्स हैं यानी कतार और इजिप्ट की तरफ से, कि किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में परमानेंट सीज फायर की गारंटी की जिम्मेदारी उनकी होगी। और अगर और इसको वो इंश्योर कैसे करेंगे, गारंटी ऐसे मौखिक नहीं, यूएन में बाकायदा लिख के वो दें, यूएनओ के सुपरविजन में, कि अगर ये चीज इजराइल ने नहीं मानी, अगर इजराइल ने या इसको मानने के बाद वायलेट किया, नहीं मानी नहीं, मानने के बाद वायलेट किया, तो यूएन की जो एक फोर्स है वो इजराइल आएगी। ये हमास ने मांग रख दी है, अमेरिका को भी कम्युनिकेट कर दिया है, जो कतार और इजिप्ट मीडिएटर्स हैं उनको भी कम्युनिकेट कर दिया है। और इस तरह की जो बात है देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की जनरल बात होती रहती है कि भाई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, गाजा पैलेस्टाइन की जो आज़ादी है यूएनओ मान चुका है, और वो इस तरह की बात आपने बहुत सारे यूएन प्लेटफॉर्म में सुनी होगी। लेकिन गारंटी क्या है, गारंटी क्या है कि इजराइल, अगर हम ये सीजफायर प्रपोजल हमास मान ले और इजराइल भी मान ले, लेकिन इजराइल बाद में उससे विड्रॉ कर जाए, तो इजराइल का कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी के मतलब कोई ना कोई उसकी जवाबदेही है कि नहीं, ये बात है। और जवाबदेही को फिक्स करने का ये पहली बार दुनिया में किसी ताकत में मैंने देखा है जो हमास ने काम किया है, कि उन्होंने जवाबदेही को एक तरह से ताकत के इस्तेमाल से उन्होंने जोड़ दिया है, कि जवाबदेही का मतलब ये होगा कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर आएगी अगर इजराइल ने वायलेट किया, और अगर नहीं आती है तो फिर हमास को अपनी तरीके से इजराइल से निपटने का पूरा अधिकार होगा, फिर चाहे उसमें सिविलियंस के ऊपर हमला हो, चाहे वो इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हो, हर तरह की चीज़ जायज़ होगी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस रूप में देखी जाएगी कि उसने जो फिलिस्तीन से जो ऐतिहासिक उसका कमिटमेंट था वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पूरा नहीं किया। आज की खबरें यहीं तक, कल मैं फिर हाजिर हूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।